दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं जो कि प्रधान शिक्षक के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जी हाँ दोस्तों, यह प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट है, तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि किसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी आज का पहला प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है। जी हाँ, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्णिया। जी हाँ, पूर्णिया जो है सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। नेक्स्ट है दूसरा, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? जी हाँ दोस्तों, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गंडक नदी पर। जी हाँ, त्रिवेणी नदी गंडक नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट है तीसरा, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। यह किसके द्वारा हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर का कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1774 ईस्वी में। जी हाँ, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, प्रभु सत्ता का एकात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्टिन के द्वारा। जी हाँ, प्रभु सत्ता का एकात्मक सिद्धांत ऑस्टिन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है 6 नंबर का, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? जी हाँ, मेकांग नदी एशिया की विशाल नदी है। जी हाँ, एशिया की एक विशाल नदी है मेकांग, वह किस देश में नहीं बहती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मलेशिया में नहीं बहती है। बाकी चीन, कंबोडिया, लाओस, ये सभी तीनों देश में मेकांग नदी बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का, हड़प्पा के भग्नावशेषों पर सबसे पहले किसका ध्यान गया था? जी हाँ, हड़प्पा का जो भग्नावशेष है उस पर सबसे पहला ध्यान किसका गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स मेसन का। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स मेसन का। नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न, रणथंभौर क्या था? जी हाँ दोस्तों, रणथंभौर क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक राजपूत दुर्ग था। जी हाँ, रणथंभौर एक राजपूत दुर्ग था। नेक्स्ट है 9 नंबर का, अकबरनामा किसने लिखा? जी हाँ दोस्तों, अकबरनामा किसने लिखा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अबुल फजल ने। जी हाँ, अकबरनामा अबुल फजल लिखा है। नेक्स्ट है 10 नंबर का, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? जी हाँ, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जायसी। जी हाँ दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की। जी हाँ, पद्मावत। नेक्स्ट है 11 नंबर का प्रश्न कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था? जी हाँ दोस्तों, गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, वह किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1931 ईस्वी में। जी हाँ, 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट है 12 नंबर का प्रश्न है कि शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा? जी हाँ, शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा? तो इसका ऑप्शन दिया गया है शाहजी भोसले, माता जीजाबाई, गुरु कोंडदेव और तूकाबाई मोहिते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 एवं 3।
यानी कि जीजाबाई और गुरु कोंडदेव का, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी 2 एवं 3। नेक्स्ट है 13 नंबर का, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राम। जी हाँ, संभाजी के बाद राजा राम जो थे वही मराठा राज्य के बागडोर को संभाले। नेक्स्ट है 14 नंबर का, कि मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? जी हाँ दोस्तों, शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शाहजी। जी हाँ, शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और माताजी का नाम था जीजाबाई। नेक्स्ट है 15 नंबर का, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1906 ईस्वी में। जी हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है 16 नंबर का, वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सविनय अवज्ञा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था, वह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लाहौर में हुआ था। जी हाँ, लाहौर में। नेक्स्ट है 17 नंबर का, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? जी हाँ, मोहम्मद इकबाल का गीत है सारे जहां से अच्छा, इसको संगीतबद्ध किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंडित रविशंकर ने। जी हाँ, पंडित रविशंकर। नेक्स्ट है 18 नंबर का, कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? मुस्लिम लीग भारत विभाजन का मांग किया था, तो सबसे पहला मांग कब किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1940 ईस्वी में। जी हाँ, मार्च 1940 ईस्वी में मांग किया गया था और यह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मुस्लिम राष्ट्र, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग किया गया था 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट है 19 नंबर का, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके बाद किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। जी हाँ, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद यह सविनय अवज्ञा आंदोलन को किया गया। नेक्स्ट है 20 नंबर का, पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सके थे? पेशवा बाजीराव प्रथम कौन से इलाका को नहीं जीत सका था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा को। जी हाँ, उड़ीसा। नेक्स्ट है 21 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है 22 नंबर का, 22 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? जी हाँ दोस्तों, ये कौन सा वैज्ञानिक ने ऐसा कहे थे कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केपलर ने। जी हाँ, केपलर महोदय, जिन्होंने ग्रह गति के नियम को प्रतिपादित किए थे। केपलर, जिन्होंने ग्रह के गति के नियम को प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट है 23 नंबर का। जी हाँ, 23 नंबर का प्रश्न है कि धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? जी हाँ दोस्तों, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्य के चारों ओर। जी हाँ, धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? जी हाँ, ब्रेड बास्केट यानी कि रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य अक्षांश घास स्थल को। जी हाँ, मध्य अक्षांश घास स्थल को ही ब्रेड बास्केट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक अनाज का उत्पादन होता है और इसीलिए
मध्य अक्षांश घास स्थल को ब्रेड बास्केट यानी रोटी की डलिया कहा जाता है। नेक्स्ट है 25 नंबर का, लंबे स्टेपिल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिस्र में। जी हाँ, मिस्र में। नेक्स्ट है 26 नंबर का, चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है। यह चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा ने। जी हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ही चिपको आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है 27 नंबर का, भारत में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, भारत में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कच्छ का रण में। जी हाँ, कच्छ का रण में पाया जाता है जंगली गधा। नेक्स्ट है 28 नंबर का, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य यानी बाघ अभयारण्य रिजर्व कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट पार्क। जी हाँ, जिम कॉर्बेट पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है, वहीं पर सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जी हाँ, रत्ना। रत्ना जो है गेहूं की किस्म नहीं है। नेक्स्ट है 30 नंबर का, कि भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खरीफ का मौसम। जी हाँ दोस्तों, खरीफ का मौसम। धान जो होता है वह खरीफ फसल कहलाता है, जबकि गेहूं दोस्तों, गेहूं, मटर, चना ये सब रबी फसल कहलाता है। नेक्स्ट है 31 नंबर का, हरित क्रांति किस वर्ष में आरंभ हुई थी? दोस्तों हरित क्रांति किस वर्ष आरंभ हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट है 32 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? जी हाँ, निम्न उत्पादकता का कारण कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सहकारी खेती। यह निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, जबकि निम्न उत्पादकता का कारण है अपर्याप्त निवेश की उपलब्धता, जोत उपविभाजन और विखंडन, वित्त और विपणन की अल्प सुविधाएं। जी हाँ, पैसे और विपणन संसाधनों की कम सुविधा होने के कारण यहाँ की खेती में उत्पादन जो है कम होता है, जबकि इसका कारण सहकारी खेती नहीं है। नेक्स्ट है 33 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा है? जी हाँ, कौन सा घटक क्रांति लाने के लिए हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्धारित अधिकतम मूल्य। नेक्स्ट है 34 नंबर का, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। हरित क्रांति सबसे ज्यादा सफल कहाँ रही? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई वह गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, और यह पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे सफल क्रांति रहा। नेक्स्ट है 35 नंबर का, रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो दोस्तों रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। और दोस्तों यह 17 अगस्त 1947 को यह रेखा का निर्धारण किया गया था, और यह रेखा का निर्धारण श्रील रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, इसलिए इस रेखा का नाम रखाया
रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। जी हाँ, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है 36 नंबर का, मूल्य सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, मूल्य सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यष्टि अर्थशास्त्र। जी हाँ दोस्तों, व्यष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है 37 नंबर का, आंतरिक लेन देन किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, आंतरिक लेन देन किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शेयर बाजार से। जी हाँ, शेयर बाजार से ही आंतरिक लेन देन संबंधित है। नेक्स्ट है 38 नंबर का, आय बढ़ने के साथ वस्तु की मांग बढ़ती है तो उस वस्तु को कहा जाता है? जी हाँ, उस वस्तु को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्चतर वस्तु। जी हाँ दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का आय बढ़ता है तो वस्तु की मांग भी बढ़ती है, तब उसे क्या कहते हैं? उसे उच्चतर वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर का, भारत में किस कारण कृषि की उपलब्धि अपने अधिकतम स्तर तक नहीं पहुंच पाई है? जी हाँ दोस्तों, भारत की जो कृषि है वो अधिकतम उपलब्धि तक नहीं पहुंच पाई है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है छोटी जोतें। जी हाँ, छोटी छोटी जमीन होने के कारण यहाँ कृषि का जो उत्पादन है वो ज़्यादा सफल, ज़्यादा नहीं उपलब्धि पाई है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर का, इनमें से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? जी हाँ, कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंकों का ऋण। जी हाँ, बैंकों का ऋण उत्पादन का कारक नहीं है। नेक्स्ट है 41 नंबर का, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों के भुगतान के पश्चात लोगों के पास बची आय को क्या कहा जाता है? तो लोगों के पास जो भुगतान के बाद जो बचता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रयोज्य आय। जी हाँ, उसे प्रयोज्य आय कहते हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर का, अगर किसी राज्य की विधानसभा में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल किसके द्वारा कार्य करेगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपने विवेक के द्वारा। जी हाँ, राज्यपाल किसी के द्वारा कार्य नहीं, वे अपने विवेक के अनुसार काम करते हैं। नेक्स्ट है 43 नंबर का, इनमें से किस राज्य में विधान परिषद है? जी हाँ, विधान परिषद किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। जी हाँ, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। दोस्तों, 6 राज्य में विधान परिषद है। जी हाँ, विधान परिषद 6 राज्यों में, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, यहाँ विधान परिषद मौजूद है। नेक्स्ट है 44 नंबर का, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त किया जा सकता है? जी हाँ, किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त किया जा सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 169 के तहत। नेक्स्ट है 45 नंबर का, संविधान के अनुच्छेद 211 के तहत विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया है, यह किसके अंतर्गत आता है? जी हाँ दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 211 के तहत विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध लगाया गया है, यह किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 46 नंबर का प्रश्न, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? जी हाँ, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है, जी हाँ, ऑप्शन दिया है 350, 600, 500 और 750। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 500। अधिकतम जो विधानसभा का जो सदस्य का जो संख्या अधिकतम होगा
वह 500 निर्धारित है। नेक्स्ट है 47 नंबर का, विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? राज्यपाल के द्वारा कितने मनोनीत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग। नेक्स्ट है 48 नंबर का, संविधान के अनुच्छेद 187 के अनुसार राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन में रहता है? जी हाँ, संविधान के अनुच्छेद 187 के अनुसार राज्य विधानसभा का सचिवालय किसके अधीन आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य सरकार के अधीन आता है। नेक्स्ट है 49 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है? जी हाँ, संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। जी हाँ दोस्तों, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। नेक्स्ट है 50 नंबर का, लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या उद्देश्य है? जी हाँ, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है, यह है लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना। जी हाँ, लोकतांत्रिक साधनों द्वारा समाजवाद की स्थापना। नेक्स्ट है 51 नंबर का, प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? प्रोटेनोपिया जो है दोस्तों एक प्रकार की वर्णांधता है और इसमें रोगी कौन सा रंग को नहीं देख पाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उक्त सभी रंग। जी हाँ, हरा रंग, लाल रंग और नीला रंग, इन सभी रंगों को प्रोटेनोपिया से जो ग्रसित होते हैं, जिन व्यक्तियों को प्रोटेनोपिया होती है, उसे हरा, लाल और नीला रंग, जिसे प्राथमिक रंग कहा जाता है, ये तीनों रंग उन्हें नहीं दिखता है। नेक्स्ट है 52 नंबर का, डॉपलर प्रभाव लागू होता है। जी हाँ, डॉपलर प्रभाव किस पर लागू होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ए और बी दोनों पर। जी हाँ, प्रकाश तरंगों पर और ध्वनि तरंगों पर। डॉपलर का प्रभाव प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग, इन दोनों पर है जो लागू होता है। नेक्स्ट है 53 नंबर का, सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, सेंटीग्रेड स्केल का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरंस सेल्सियस। जी हाँ, एरंस सेल्सियस। नेक्स्ट है 54 नंबर का, तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को जाना जाता है। तीक्ष्ण लेड विशेषता को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीसा विषाक्तता। जी हाँ, उसे सीसा विषाक्तता कहते हैं। नेक्स्ट है 55 नंबर का, कौन सी वायुमंडलीय परत में ओजोन परत मौजूद होती है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी वायुमंडलीय परत में ओजोन परत मौजूद होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समताप मंडल में। जी हाँ, समताप मंडल में, और यह ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। नेक्स्ट है 56 नंबर का, पर्यावरण में खाली स्थान है कि उच्च सांद्रता अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। जी हाँ, पर्यावरण में किसकी उच्च सांद्रता अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। जी हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उच्च सांद्रता अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है 57 नंबर का, हाथी दंत का रूपांतरण किस भाव से होता है? जी हाँ, हाथी दंत का रूपांतरण किस भाव से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीयक दंत। जी हाँ दोस्तों, द्वितीयक दंत। दोस्तों, हाथी में कुल 26 दांत होते हैं, मनुष्य में 32 दांत और हाथी में कुल 26 दांत होते हैं, जिसमें से 12 अस्थायी
और 12 जो है 12 अस्थाई अग्र चवर्णक होता है और 12 है जो चवर्णक होता है और 2 कृंतक दांत होता है जिन्हें टस्क कहा जाता है और यह जो है वह हाथी के जो बाहर का दांत होता है वही टस्क कहलाता है। नेक्स्ट है 58 नंबर का कि मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। जी हाँ, मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1.36 किलोग्राम। जी हाँ दोस्तों, 1.36 किलोग्राम। नेक्स्ट है 59 नंबर का कि ऑयस्टर किस संघ से संबंधित है। ऑयस्टर किस संघ से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मोलस्का समुदाय से संबंधित है, मोलस्का समुदाय। नेक्स्ट है 60 नंबर का निम्न में से किन जंतुओं में शरीर गुहा अनुपस्थित होती है। जी हाँ, निम्न में से किन जंतुओं में शरीर गुहा अनुपस्थित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एसिलोमेट। जी हाँ दोस्तों, एसिलोमेट। नेक्स्ट है 61 नंबर का फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ही 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 62 नंबर का 62 नंबर का प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कहे थे तिलक। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक कहे थे। नेक्स्ट है 63 नंबर का दांडी यात्रा की गई। दांडी यात्रा कब की गई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया एक आंदोलन था जिसमें उन्होंने 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने दांडी यात्रा शुरू किए थे 12 मार्च 1930 को। जी हाँ, 12 मार्च 1930 को उन्होंने यह यात्रा शुरू किए और 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंच करके नमक कानून को उन्होंने तोड़ा था। तो दांडी यात्रा जो है 1930 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है 64 नंबर का कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई, कहाँ हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पटना में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में की गई थी। नेक्स्ट है 65 नंबर का और ये आज का अंतिम प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलिये के तौर पर नहीं जाना जाता था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, यह गरम दल के नेता थे। जी हाँ, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये सभी गरम दल के नेता थे, जबकि दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले ये सभी नरम दल के थे। ऑप्शन यहाँ प्रश्न करा कि नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट जो कि प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट है। तो इसे आप शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि किसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके।